कि हम लोग आज से यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का तीसरा टॉपिक चौथा टॉपिक होगा। आपने देखा होगा चौथा टॉपिक है, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक का नाम है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है इनफैक्ट, और यूनियन गवर्नमेंट में तीनों पोर्शन पढ़ना है आपको, समझ रहे? यूनियन उसमें प्रधानमंत्री भी पढ़ना होगा, पार्लियामेंट भी पढ़ना होगा, पर सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना होगा। तो एक्चुअली अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, सब मैं आपको बता दूं। क्लास को मैंने दो भाग में बांट दिया। एक जो थोड़ा इजी पोर्शन है, जो कन्वेंशनल पोर्शन, उसको पहले कर दे, और जो नॉन कन्वेंशनल पोर्शन है थोड़ा उसको बाद में करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे पॉलिटिकल कल्चर हुआ, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी हुआ, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट हुआ, ये सब टॉपिक नॉन कन्वेंशनल है। यूपीएससी के सिलेबस में, बीपीएससी में नहीं था, और इसको भी हमने होल्ड पे रखा हुआ है कि इसको बाद में करेंगे। वैसे ही टॉपिक आप पढ़ चुकी है, थोड़ा बहुत जानती भी होगी, क्योंकि पेपर 1 में ब्यूरोक्रेसी में पढ़ा चुका हूँ। समय डेमोक्रेसी भी आप थोड़ा बहुत जब पढ़ी रही है, सब शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो वैसे उसको इंटर रिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में वही सब कराता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। यानी दूसरा टॉपिक जो फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट में आपको देख लेना है गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब संविधान क्या क्या दायरा निर्धारित करता है। और फिलोसफिकल का मतलब क्या हुआ, क्या क्या उद्देश्यात्मक है, क्या क्या चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो प्रियम्बल अगर देखोगे, प्रियम्बल में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और फिलोसफिकल दोनों एस्पेक्ट मिलेगा। ऐसा हम भारत को जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन हो गया, और समता, न्याय, बंधुता वगैरह फिलोसफिकल डायमेंशन हो गया हमारे। तो उसी चीज पर हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक को होल्ड पे रखा हूँ कि उसको मैं आराम से करूंगा, तो पहले कन्वेंशनल टॉपिक को टेकअप कर लूँ। जैसे ये टॉपिक है आपका चौथा नंबर। तीसरा नंबर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अभी करने में कोई सेंस नहीं है, तो आगे हो जाए तब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप जानते हो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई, एरिया बेस्ड है। इस एरिया बेस्ड का मतलब क्या होता है? एरिया बेस्ड का मतलब होता है क्षेत्र आधारित हुआ। क्षेत्र के आधार पर भारतीय प्रशासन बना हुआ, जिसके शीर्ष पर क्या है, मतलब ये जिसके शीर्ष पर आपने देखा होगा, शीर्ष पर है यूनियन लेवल, या यूनियन गवर्नमेंट है, समझ रहे? शीर्ष पर, टॉप पर कौन हो गया? टॉप में हो गया आपका यूनियन गवर्नमेंट। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किधर हो जाता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया आपका इंटरमीडिएट लेवल पर। मिडिल लेवल पर क्या है आपका? इंटरमीडिएट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है भाई वे? ये फिर लोकल लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो लोकल गवर्नमेंट भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका लोअर लेवल पर हुआ, बॉटम लेवल पर हुआ। समझ? तो ये 3 लेवल पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट, बीच में मिडिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब नीचे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है। और लोकल गवर्नमेंट की जब बात आती है तो 2 वर्ग में बढ़ जाता है। एक हो गया शहरी इलाका के लिए, एक हो गया ग्रामीण इलाका के लिए। तो शहरी इलाका के लिए कहलाता है यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी, और ग्रामीण इलाका के लिए कहलाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो दिस इज बेसिक वन। और यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, अभी हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अब यूनियन गवर्नमेंट में हम लोग को पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव इसको कार्यपालिका कहते हैं। फिर दूसरा जो हो जाएगा पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट भी पढ़ना है। जैसे पहले सिलेबस में नहीं था पार्लियामेंट पढ़ना, अब लेकिन पार्लियामेंट ही पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है जुडिशरी दे दिया, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी आ गया, जुडिशरी आ गया। फिर इसने उसके बाद इसने नेक्स्ट किया इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, वर्क, प्रोसेस। मतलब इस सब का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, काम कैसे करते हैं लोग, ये पढ़ना। ठीक है। फिर रिसेंट ट्रेंड्स दे दिया। रिसेंट ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, अभी क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, रिसेंट ट्रेंड्स, ये इस पे आ गया। फिर आपका आ गया इंट्रा गवर्नमेंट, इंट्रा गवर्नमेंटल रिलेशन।
इंट्रा गवर्नमेंटल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सरकार के जो 3 अंग है, इन तीनों अंगों के बीच में जो रिलेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा गवर्नमेंटल, नहीं, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में इंट्रा गवर्नमेंटल, और सरकार के 3 अंगों के बीच में होगा, उसको बोले इंटर गवर्नमेंटल होगा, कि इंट्रा गवर्नमेंटल रिलेशन, विभिन्न विभाग मंत्रालय वगैरह के बीच जो संबंध है। फिर उसके बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन आ गया, तो सबसे पहला पोर्शन कौन हो गया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दूसरा फिर कौन हो गया, पीएमओ, पीएमओ हो गया। फिर तीसरा कौन हो गया आपका, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। फिर कौन हो गया, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हो गया, कितने मंत्रालय और विभाग हैं हमारे केंद्र स्तर पर, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा। फिर हमको देखना क्या होगा, बोर्ड और कमीशन देखना होगा। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे बोर्ड एंड कमीशन है, जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे और बहुत सारे है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर अटैच्ड ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस बहुत सारा जो खास खास काम के लिए बनाया गया है और मंत्रालय और विभाग से जुड़ा हुआ है, जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे आप कह सकते हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितना भी है ना इंडिया का, वो सब अटैच्ड ऑफिस है, खास काम के लिए वो लोग बनाए। फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस का मतलब हुआ क्षेत्रीय कार्यालय। ये पूरा का पूरा पढ़ना है आपका किस में, चौथा टॉपिक जो है यूनियन एक्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो बड़ा हो जाता है। इसमें आपका पूरा समझ लीजिए, जितने पॉलिटी वाला पोर्शन जी सब पढ़ते हैं, उसका बड़ा रूप यहाँ पढ़ने को मिलता है। क्लियर है, जिसलिए बेसिक पॉइंट इस पर आपको थोड़ा बेहतर ढंग से वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम जरा और इसको खुलासा करते हैं वर्चुअली। वर्चुअली क्या है, जैसे आप देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब भारतीय प्रशासन के शीर्ष पर वर्चुअली सबसे ऊपर कौन है, तो यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सबसे ऊपर कौन है, इसी तरफ से सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट है, समझ रहे हैं। फिर आप बोले वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर हम लोग ऐसे उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो हो गया, आप कह लीजिए कि वर्चुअली ये यूनियन गवर्नमेंट हो गया। अच्छे तो इसको थोड़ा और मिटा के देते, फिर नए सिरे से करते, इसमें पूरा दर्शन हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर से इसको करते हैं, तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, यूनियन गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, तो सबसे 3 अंग हो गया यूनियन गवर्नमेंट का। 3 अंग हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहला कौन हो गया, सबसे पहला अंग हो गया जिसको हम लोग कह सकते हो पार्लियामेंट कर सकते हो, 12। फिर उसके बाद हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और तीसरा कौन हो गया, जुडिशरी हो गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर 3 हो गया। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव हो गया प्रेसिडेंट, फिर हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर, फिर हो गया कैबिनेट, फिर हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है विभिन्न मंत्रालय जितना है ना सब। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे क्या होगा, डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट से आप देखोगे 2 तरह का बाइफरकेशन चलेगा। ये हो गया फील्ड ऑफिस, ये कोई खास काम के लिए जुड़ा हुआ है, वो हो गया अटैच्ड ऑफिस, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है अटैच्ड ऑफिस। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी हो गया, आईआईपीए हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हुआ। पहला कौन हुआ, प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा कैबिनेट, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इधर जो पार्लियामेंट बोलते हैं, जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट में इट इज कंसिस्टेड ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, दूसरा कौन हो गया, राज्यसभा, और तीसरा कौन हो गया, लोकसभा हो गया। लोकसभा। ये 3 मतलब कंपोनेंट से बना हुआ है कौन, आपका संसद बना हुआ, समझ रहे? और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हो गया, प्राइम मिनिस्टर उसके नीचे हो गया, कैबिनेट उसके नीचे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके नीचे हो गया, वगैरह वगैरह। और जुडिशरी में तो सिंपल सुप्रीम कोर्ट हो गया।
क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के सहायता के लिए क्या है। प्रेसिडेंट के सहायता के लिए देखते हैं प्रेसिडेंट हाउस है। प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं ना इसको, जिसको राष्ट्रपति हाउस, राष्ट्रपति भवन जिसको कहते हैं, सुना होगा आपने। क्लियर है? इनके सहायता के लिए क्या है, इनके सहायता के लिए पीएमओ है। पीएमओ का नाम सुना होगा आपने। इसके सहायता के लिए क्या है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सब जितने मिनिस्टर और डिपार्टमेंट सबको मिलाकर एक है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। ठीक है? ये जो हुआ ना, जो रेड पिंक वाला कलर से भी जो मैंने लिखा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो गया। समझ रहे हैं? फिर ये चूंकि इसमें मतलब ये सचिवालय, इसको आप सचिवालय भी बोल सकते हो। प्रेसिडेंट का सचिवालय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हाउस। पीएम के सचिवालय को क्या बोलते हैं, पीएमओ। कैबिनेट के सचिवालय को क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। केंद्रीय मंत्रालय के सेंट्रल केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। क्लियर है? और फिर फील्ड ऑफिस यहाँ भी होता है, जहाँ पर फील्ड ऑफिस हर मिनिस्ट्री का अलग अलग होगा। इनकम टैक्स का अलग होगा, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अलग होगा, सेंट्रल लेबर का अलग होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरेन अफेयर का अलग होगा। सबका अलग अलग रहता है, जैसा आपका स्वरूप उस हिसाब से अलग अलग रहता है। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन पर देखते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं आज प्रेसिडेंट से। ये टॉपिक तो आप पढ़ते होगे ऑलरेडी, जीएस में भी पढ़ते रहते होगे। समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट जैसे हमें लगता है कि मतलब छठा सातवां से शुरू हो जाता होगा प्रेसिडेंट का टॉपिक। एनसीईआरटी की किताब देखो, पांचवा छठा किताब में भी प्रेसिडेंट मिल जाएगा, और एकदम हायर लेवल पीएचडी तक पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन लेवल सब में बदलता चल जाएगा, डिफरेंस क्वालिटी में उसी हिसाब से बदलते चला जाता है। आज हम लोग देखते हैं, मेरे पास दो टॉपिक है ये जैसे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केवल आर्टिकल आपको ना ये पूरा बेहतर ढंग से रट जाना चाहिए। आर्टिकल आपको यू रिक्वायर टू गो थ्रू प्रॉपरली। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका बोल सकते हैं। इसका हम लोग क्या कहते हैं, संघीय कार्यपालिका। इसमें आता है भाग 5 में आता है। इसमें चैप्टर 1 है, पहले उसमें चार चैप्टर है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खोल के देखिएगा ना, सब पार्ट 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 5 को, तो चैप्टर 1 में ये एग्जीक्यूटिव मिलेगा, कार्यपालिका मिलेगा। चैप्टर 2 में आपको मिलेगा संसद मिलेगा। चैप्टर 3 में आपको मिलेगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यार आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर Sir, your voice is not coming. हेलो हेलो। Yes, sir.
हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है। तो सवेरे से अभी सर जितना देर से क्लास ले रहा था आवाज बिल्कुल नहीं आई, बीच में चला गया। सर बीच में चला गया जब आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब लिख रहे थे तब। ठीक। अभी हम लोग जैसा कि टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पोर्शन है, समझ रहे हैं ना, उसमें वर्चुअली क्या है, पांच पांच जो चैप्टर मतलब पार्ट 5 में 5 चैप्टर के बारे में बताया था। तो पहला चैप्टर किसका है? एग्जीक्यूटिव का है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक है। वही सब आर्टिकल को ना आर यू रिक्वायर्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली। दूसरा क्या है आपका, चैप्टर 2 में है संसद है, चैप्टर 3 में ऑर्डिन मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट हुआ। तो प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग का अधिकार है उसके बारे में। फिर चैप्टर 4 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, और चैप्टर 5 में CAG है। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग पहला चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो 52 से शुरू होता है 78 तक होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो इसको आपको देखना है कि वर्चुअली क्या है यहाँ पर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का भारतीय संविधान में किस आर्टिकल का प्रोविजन किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है ना। और आर्टिकल 53 में क्या बता सकते हैं? एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति में क्या होता है, कार्यकारी अधिकार जो है संघ की लिमिटेड समाहित होता है, जिसका प्रयोग वह क्या करता है, अपने सहयोगियों के मतलब कहते हैं अधीनस्थों के सहयोग से करता है, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के सहयोग से करता है। तो ये जो जितने भी आर्टिकल हैं जरा आपको पॉइंट आउट करना होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 53 के तहत क्या है, संघ की कार्यकारी शक्ति एक्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट है, ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ के सहयोग से करता है। क्लियर है? मतलब संविधान में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का है। फिर 55 में क्या है, चुनाव के रीति के बारे में बताया गया है। 56 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल के बारे में है। फिर 57 में क्या है, फिर से चुनाव के संबंध में योग्यता है। 58 में क्या है, इस पद के लिए का क्या अर्हता है सो है। 59 में क्या है, पद से संबंधित सेवा शर्त है। 60 में क्या है भाई देव, आपका राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेता है सो है। 61 में क्या है, आपको कैसे मतलब उसको हटाने का है। और 62 में क्या है, उसके संबंध में इम्पीचमेंट के बारे में प्रोविजन किया गया है। समझ रहे? उसके बाद फिर शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति के बारे में। समझ रहे हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ आपने पॉइंट आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब संघ का समस्त कार्यकारी अधिकार किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के सहयोगियों अधीनस्थों के सहयोग से संपन्न करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव का एक बड़ा एलेबरेट मैकेनिज्म है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रीति से होता है, और उसके निर्वाचन के लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी इसमें मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते, नंबर 1, और नंबर 2, राज्य के विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और क्या होते हैं, आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़ा एलेबोरेट अरेंजमेंट। और ये चुनाव क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब समानुपातिक का मतलब क्या हुआ, समानुपातिक का मतलब हुआ कि केंद्र सभी राज्यों को जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
समझ। समानुपातिक का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि सभी राज्यों का राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व है, एज पर पॉपुलेशन, जैसे जिसकी जनसंख्या होगी उस हिसाब से होगा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार। समझ रहे। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इसमें निर्वाचक मंडल जो होते हैं उनमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वह मत क्या होता है, हस्तांतरणीय होता है। और इसमें जीतने के लिए क्या होता है, एक न्यूनतम कोटा बनाया गया है। कुल निर्वाचित जो वैध वोट हुआ, जो कुल वोट हुआ डिवाइडेड बाय 2+1, यानी जितना वैध वोट पड़ा उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तभी माना जाता है कि उस पद पर वो कोई व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया गया। क्योंकि इसका बड़ा एलेबोरेट अरेंजमेंट किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य, इसमें कौन कौन सा चीज नोटिसेबल है उसको देखा जाएगा। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा राष्ट्रपति का चुनाव के संबंध में। समझ रहे हैं क्या होता है? पहले तो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट नहीं होता है जनता द्वारा, इनडायरेक्ट बल्कि क्या, इलेक्शन। फिर दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, सभी राज्यों को उनका प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के अनुसार के सिद्धांत के अनुसार। और एकल हस्तांतरणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के द्वारा, हस्तांतरणीय मत प्रणाली। और फिर होता है गोपनीय, मतलब ओपन नहीं होता बल्कि मतलब गोपनीय मत पत्र द्वारा होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिस इज द बेसिक पॉइंट होता है। इसमें एक निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल में क्या होता है बाय द वे, उसमें होता है सभी कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य, एमपी होंगे, एमपी होंगे, और क्या होंगे, आपके सभी निर्वाचित एमएलए होंगे, सभी निर्वाचित एमएलए होंगे। ठीक है, निर्वाचित एमएलए। ठीक है, तो इसमें मत का मूल्य क्या होता है, इस एक मत का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, याद है आपको? मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है जैसे राज्य की जनसंख्या हो गया, राज्य की कुल जनसंख्या कितना हो गया, डिवाइडेड बाय राज्य का एम निर्वाचित सदस्यों के, निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या इंटू 1000। राज्य वाला, राज्य के निर्वाचित सदस्यों के एमएलए की कुल संख्या। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 1000, ये ना होता है जी। यस सर। अभी ये हुआ एमएलए का मत का मूल्य हुआ। एमपी का मत का मूल्य कैसे निकलता है बताया जाए? एमपी के मत का मूल्य निकलता है कुल एमपी का वोट, मतलब कुल एमएलए का जितना हुआ ना, कुल इसके मतों का मूल्य डिवाइडेड बाय कुल सांसद की संख्या। एमपी की संख्या, एमपी की कुल निर्वाचित एमपी की कुल संख्या। इसमें 1000 वाला वक्त नहीं लगता है, कुल संख्या। क्लियर है? और न्यूनतम कोटा का निर्धारित किया है कुल वैध वोट डिवाइडेड बाय 2+1। समझ रहे? जितना वैध मत हुआ। इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का मतलब क्या होता है, कर सकते कर देने को। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का मतलब क्या होता है बता सकते हैं शिवानी? यस सर, वोट ट्रांसफर होता है इसमें। हाँ, कैसे वोट का ट्रांसफर होता है? सर सिंगल वोट ट्रांसफर होता है। कैसे, मतलब उसका नियम क्या है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे होता है कि हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है कि नहीं होता है? जो मत देते हैं, जैसे सपोज कीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में एक कैंडिडेट नहीं रहते हैं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो जैसे बहुत सारे एक्स वाई जेड 3 कैंडिडेट है, समझ रहे हैं?
आज ये मेंबर लोग जो वोट देते हैं ना, तो इनको अपनी प्राथमिकता तय करना, दर्ज करना होता है, किसको 1 पर रख रहे हैं, किसको 2 पे रख रहे हैं, किसको 3 पे रख रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए MP 1 मान लीजिए, मोटा मोटी 1 हो गया, इसने इसको 1 रखा, इसको 2 रखा, इसको 3 रखा। सपोज MP 2 आया, वोट दिया, समझ रहे हैं, MP 2 वोट दिया, इसको 2 रखा, इसको 1 रखा, इसको 3 रखा। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे? MP 3 वोट दिया, फिर MLA वोट दिया, उस तरह से समझ रहे? तो सबसे पहले किसके, पहला प्रथम दौर का जो मतगणना होगा उसमें किसको गिना जाएगा? प्रथम प्राथमिकता वाले मत को गिना जाएगा। कि प्रथम प्राथमिकता में एक्स को कितना वोट मिला है, वाई को कितना वोट मिला है और जेड को कितना वोट मिला है। अगर एक्स को जीतने के लिए वोट चाहिए उतना मिल चुका है तो निर्वाचित घोषित हो जाएगा। यदि, मेरी बात समझे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? यदि उसको न्यूनतम कोटा से मत नहीं प्राप्त हुआ तो फिर दूसरे प्राथमिकता वाले मतों को गिना जाएगा। तो दूसरे प्राथमिकता वाले मतों को गिनने के लिए फिर क्या किया जाएगा? फिर उसमें उसमें जो पहले वाले में सबसे नीचे जो होंगे, जो कि सबसे कम वोट आया होगा, तो उसको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। जैसे सपोज कीजिए जेड को सबसे कम आया था तो जेड को बाहर कर दिया। अब एक्स और वाई वाले में देखा जाए, उसका मत पत्र को खोल कर देखा जाएगा और इसके मत पत्र में, इसका जो मत पत्र में जो प्राथमिकता 2 का जो वोट होगा, एक्स को और वाई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें दूसरे प्राथमिकता का कि 2 को कितने लोगों ने 1 पर रखा, एक्स को कितने नंबर 2 पर रखा, वाई को कितने नंबर ने 2 पर रखा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्चुअली किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त होता है अथवा नहीं। समझ, इस प्रकार ये मतों का गिनती तब तक किया जाता है जब तक कि किसी को निर्वाचित मतलब वैध वोट जितना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि आज तक भारतीय शासन प्रणाली में दोबारा दूसरे राउंड के मतगणना की जरूरत एक ही बार हुआ है, जब बेबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव पे थे। बेबी गिरी को पहले दौर में जितना न्यूनतम कोटा था उससे कम मत प्राप्त हुआ। दूसरे दौर का जो मतगणना हुआ तब उनको, क्योंकि ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो, इसलिए उनको दूसरे दौर वाले। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में और भी खासियत है कि वे भारत के पहले निर्विरोध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति। समझ आया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीलम संजीव रेड्डी के बारे में है। और फिर नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी के संबंध में ये जो हुआ था वो एक इम्पोर्टेंट है कि पहली बार दूसरे प्राथमिकता वाले मतों गिनने की, दूसरे दौर की मतगणना की आवश्यकता हुई थी। तो दिस इज बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर देख रहे थे। तो मैं भी आपको बता रहा था कि वर्चुअली जो है राष्ट्रपति का चुनाव में भारतीय संविधान में बड़ा एलेबरेट व्यवस्था किया गया है, ताकि इन केस आने वाले दिनों में ज्यादा अगर उम्मीदवार हों तो निर्वाचन सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए यह व्यवस्था किया गया है। क्लियर है? राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल होता है, लेकिन वह इसके पहले भी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर क्या हो सकता है? पद विमुक्त हो सकता है कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? दिस एक इम्पोर्टेंट चीज। उसके बाद क्या है भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब दोबारा कार्य के लिए संविधान की तरफ से कोई माना ही नहीं है कि वह उस पद पर दोबारा तिबारा जब तक चाहे वह चुनाव के लिए योग्य हो सकता है। लेकिन भारत में एक व्यवस्था बनी हुई है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बाद परंपरा बना दी गई है, कन्वेंशन कर दिया गया है, परिपाटी सेट कर दिया गया कि एक व्यक्ति को यूजुअली एक ही बार राष्ट्रपति बनाने का परंपरा चली आ रही है। समझ रहे? दिस द बेसिक पॉइंट। भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 58 में योग्यता निर्धारित किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक उम्र हो, उसका 35 वर्ष से अधिक उम्र, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। समझ रहे? फिर उसका मतलब किसी लाभ, बहुत सर्विस कंडीशन है, बहुत सारा चीज है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल दिवालिया ना हो, वगैरह वगैरह। समझ रहे? उसका संसद जो है सेवा शर्त निर्धारित करता है, उसके सेवा शर्त के पद के दौरान सेवा शर्तों में किसी प्रकार का दुष्प्रभावित करने वाला परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसका सेवा शर्त होता है भारत के संचित निधि पर भारित होता है। क्लियर है? यानी उस पर कटौती प्रस्ताव इंटरटेन नहीं होता है। क्लियर है? राष्ट्रपति को पद के दौरान ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही बंदी बनाया जा सकता है। इस पर बहुत सारा मतलब कह सकते हैं
और सर्विस कंडीशन में शर्तें जोड़ दी गई है राष्ट्रपति पद के लिए। क्लियर है समझ में आपको? यस सर। ठीक है, आप लेबोरेटरी सबसे क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आता है। जब मेंस में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में जो जीएस वाले में निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन कई दफा आया है, समझ रहे हैं। अदरवाइज जो मेंस में जो आता है वो ज्यादातर राष्ट्रपति के कार्य को लेकर आता है, खास तौर पर राष्ट्रपति के पद से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वह पद जो है वह वेदर मतलब जो मतलब संवैधानिक जो मर्यादा उस पद के साथ जुड़ी हुई है उसको केंद्र बिंदु पर रखकर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद जो है दादा दादी के भांति होता है। तो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन है, कहते कि दादा दादी के जैसा कि बच्चों को गलती करते देखता जरूर है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। एक दफा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, समझ रहे। तो इस तरह से क्वेश्चन कई दफा भी देखिए होगा क्वेश्चन, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षण प्रतिरक्षण संरक्षण का शपथ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको पद और गोपनीयता का मतलब संविधान के संरक्षण परिरक्षण और अभिरक्षण का शपथ दिलाते हैं, देश श्रेष्ठ निष्पादन का शपथ दिलाते हैं, भारत के लोगों के भारत का सही तौर पर सेवा करने का शपथ दिलाते हैं, पद और गोपनीयता का शपथ यही दिलाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि यूपीएससी में, भारत में यूपीएससी का क्वेश्चन था कि जैसा शेड्यूल अब देखते सूची 3 में बहुत सारे जो है उन सब का शपथ के बारे में पॉइंट आउट किया गया है। सबका शपथ उनके पद के अनुसार अलग अलग होता है। राष्ट्रपति अलग शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अलग शपथ लेता है, प्रधानमंत्री अलग शपथ लेते हैं, सीएजी अलग शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अलग शपथ लेते हैं। सबका शपथ का स्वरूप अलग अलग है, जैसा पद है जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से शपथ का व्यवस्था किया गया। क्लियर है? इस बेसिक पॉइंट। अब आप देखते हो राष्ट्रपति का मतलब पद से हटाने के लिए खास व्यवस्था किया गया जिसको क्या कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द इस्तेमाल होता है और किसी के लिए महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। विभिन्न जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश वाला में भी प्रक्रिया उसी तरह की, लेकिन ये महाभियोग जो राष्ट्रपति के लिए है, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध क्या लाया सकता है? महाभियोग लाया सकता है। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया सकता है, लेकिन लाने के लिए सदस्यों से का 1/4 सदस्यों का समर्थन क्या होता है? आवश्यक होता है उस प्रस्ताव को लाने के लिए। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो सदन में कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य से यदि वह पारित हो जाता है तो फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, समझ रहे। और दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, समझ। और अगर दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के कुल 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित कर देता है तो फिर राष्ट्रपति पद से हटाया माना जाता है। इसमें राज्य के विधायक सभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य जो संसद के होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। ये रिमूवल के संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में, समझ रहे हैं। संविधान के उल्लंघन की स्थिति में लाया जाता है, समझ रहे हैं। सदन संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक और दोनों सदनों से कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक। राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का अधिकार पूरी तरह है, समझ रहे हैं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? तभी हम लोग राष्ट्रपति के मतलब देख रहे थे इम्पीचमेंट संबंधी तौर तरीके के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में व्यापक अधिकार दिया गया है, विपुल अधिकार दिया गया है, बहुत विस्तृत अधिकार दिया गया है। मतलब आप उन अधिकारों को आप चाहो तो निम्न वर्गों में बांट के डिस्कस कर सकते हो। जैसे पहला कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा हो गया फिनेंशियल पावर, चौथा हो गया जुडिशियल पावर, पांचवा हो गया मिलिट्री पावर, छठा हो गया डिप्लोमेटिक पावर और सातवां हो गया इमरजेंसी पावर। समझ रहे, जिसको आपातकालीन अधिकार कहते हैं, समझ रहे हैं।
दिस इज द बेसिक एग्जीक्यूटिव पावर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कार्यकारी अधिकार। केंद्र सरकार के जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम संपन्न होता है। हमारे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी अधिकार। केंद्र सरकार के सभी, संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम संपन्न होते हैं, और राष्ट्रपति को अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार है। वो मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन संबंधी सुचारू रूप से कार्य चले इस संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार है। समझ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति को कार्य विभाजन और कार्य संचालन के संबंध में जो काम उसके नाम से होते हैं अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका आप आर्टिकल 77 के तहत आप देखते हो। समझ रहे हैं? इसके अलावा आप क्या देखते हो, राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी अधिकार है। वह क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है। समझ रहे हैं? और प्रधानमंत्री को अपॉइंट कब कर, जो प्रधानमंत्री यूजुअली क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस समय वो विवेक से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। फिर प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। समझ रहे हैं? फिर वह जितने भी संवैधानिक पद है, जैसे आप कह सकते हो यूपीएससी होंगे या फिर वित्त आयोग हो गया, ये सब जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके पद अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करता है। क्लियर है? फिर वो यूनियन टेरिटरी के कार्य प्रशासक होता है उनको नियुक्त करता है। और उसे सरकार से रिपोर्ट मांगने का अधिकार होता है। कार्य संबंधी प्रगति संबंधी रिपोर्ट मांगने का अधिकार होता है। समझ रहे हैं? ये बहुत विस्तृत मतलब अधिकार राष्ट्रपति को मतलब कार्यकारी अधिकार के दायरे में मिले हुए हैं। समझ रहे हैं? जो 3-4 बहुत सिग्निफिकेंट हो गया। सबसे पहला, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम संपन्न होंगे और अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य के संबंध में कार्य के सुचारू संचालन, कार्य आवंटन का नियमन इत्यादि के संबंध में उनको कानून बनाने का अधिकार होता है। वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वह जो होता है, जो कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को नियुक्त करता है। जितने संवैधानिक पद पर बैठे लोग होते हैं तो उनकी नियुक्त करता है। उसके बाद सदस्यों को नियुक्त करता है। केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। इसके अलावा जो होता है वह मतलब प्रधानमंत्री से रिपोर्ट की मांग कर सकता है, कार्य संचालन संबंधी, कार्य निष्पादन संबंधी। हमारे से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आर्टिकल 79 जो शुरू होता है, इससे क्या शुरू होता है, इससे शुरू होता है आपका ये जो राष्ट्रपति जो संसद का अंग होता है, और संसद के अंग होने के नाते क्या होता है, संसद के अंग होने के नाते उसे संसद के लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करने का अधिकार होता है। वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। वह सदन के सदस्यता के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब उसको कहते हैं ना, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है, अध्यक्षता के लिए कर सकता है। हमारे इसके अलावा वो क्या करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से, तो वर्तमान में खत्म हो गया, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करता है। इसके अलावा क्या करता है, वो कोई भी विधेयक जो होता है उसके अनुमति के बाद ही कानून बन पाता है। इस बाबत उसको क्या होता है, ये क्या कहते हैं, वीटो का वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के वीटो पर यूपीएससी में कई दफा क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। एक वीटो होता है, वर्चुअली क्या हुआ, वह हुआ पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है वह किसी भी विधेयक पर क्या होता है, वह जो होता है अपना अनुमति देना लंबित कर सकता है। समझ रहे हैं? इसको जो आज तक राष्ट्रपति ने केवल एक ही दफा इस्तेमाल किया था, भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में।
दूसरा होता है जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो इन जनरल जो होता है वह जो होता है मतलब होता है जो निजी विधेयक होते हैं, प्राइवेट विधेयक होते हैं, उसके संदर्भ में वह सीधे मना कर सकता है उसको अनुमति देने से। तीसरा जो होता है इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। ये होता है कि कोई विधेयक उसके पास आया तो वह उसको पुनर्विचार के लिए वापस के भेज सकता है, लेकिन फिर दोबारा उसके पास आता है तो फिर उसको अपना अनुमति देना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार का वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में कई दफा आते रहता है। हमारे इसके अलावा आप देखते हो कि राष्ट्रपति को क्या है वर्चुअली जब संसद सत्र में ना हो और परिस्थिति कुछ इस प्रकार का हो तो उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, समझ रहे हैं। और वह जो है अध्यादेश जो होता है संसद द्वारा बनाए गए विधि के समान होता है, लेकिन संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या होता है पारित होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह क्या होता है इनवैलिड माना जाता है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। तो ये 3 जो इसके अलावा और क्या होता है उसे संसद सदस्य के नियोक्ता संबंधी प्रश्न पर विचार करने का अधिकार होता है चुनाव आयोग के परामर्श पर, समझ रहे। तो वह मतलब कह सकते हो राष्ट्रपति को इस बाबत विधायी अधिकार के दायरे के तहत भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, समझ रहे। मैं इसको सरप्राइज फिर से कर दूं, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और संसद का अंग होने के नाते उसे विधायी क्षेत्र में भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। वह जो होता है मतलब कह सकते हो सबसे पहला तो है कि वह संसद के प्रथम सत्र लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है और प्रत्येक वर्ष जो है संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। इसके अलावा वह जो है संसद में सूचना देने का सत्रावसान करने समझ रहे लोकसभा का विघटन करने का अधिकार होता है, समझ रहे हैं। सत्रावसान करने का आह्वान करने विशेष संदेश भेजने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो होता है वह लोकसभा में 2 जो वर्तमान में खत्म हो गया और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। वह नियोक्ता संबंधी प्रश्न का निपटारा करता है। इसके अलावा जो होता है वह उसे वीटो का अधिकार प्राप्त होता है और उसे मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। क्लियर। अब वित्तीय अधिकार के तहत भी राष्ट्रपति को बहुत सारा अधिकार है कि कोई भी धन विधेयक उसके अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है जो अनुच्छेद 112 के तहत क्या होता है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण उसके नाम से तैयार किया जाता है और संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, समझ रहे। ये जो होता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक उसके अनुमति के बाद ही पेश होते हैं और दूसरा जो होता है वर्चुअली बजट जो होता है उसके नाम से ही बनाया जाता है और संसद में पेश किया जाता है। अनुच्छेद न्यायिक अधिकार, राष्ट्रपति को व्यापक न्यायिक अधिकार इस बाबत है और वह अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय उसे परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, समझ रहे। लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत उसे परामर्श का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। इसके अलावा उसे क्षमादान का अधिकार है। तो केंद्र सरकार के कार्यकारी दायरा में कार्यकारी क्षेत्र के दायरा में आने वाले मामलों में उसे क्षमादान का अधिकार है। उसे सैनिक न्यायालय से संबंधित मामले में भी क्षमादान का अधिकार है। उसे मृत्यु दंड के संबंध में भी क्षमादान का अधिकार है। वह किसी भी दंड को पूरी तरह माफ कर सकता है, दंड के कार्यवाही को अस्थायी तौर पर रोक सकता है, दंड के अवधि को कम कर सकता है, दंड के अवधि स्वरूप को हल्के दंड में परिणत कर सकता है, विधि द्वारा दिए गए दंड के स्थान पर किसी दूसरे दंड को दे सकता है। तो इस तरह राष्ट्रपति का जो है विपुल व्यापक न्यायिक अधिकार है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिएगा, इसका आर्टिकल 52 है। 52 एक्चुअली इधर आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर में। तो क्षमादान का अधिकार वर्चुअली कार्यकारी अधिकार में आएगा कि न्यायिक अधिकार में आएगा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू होता है, क्योंकि ये जो है इसके अलावा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभियोजन का अनुमति देने का अधिकार होता है, मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार अनुमति देने का अधिकार होता है। ये भी न्यायिक अधिकार के दायरे में होता है।
ठीक है। अब जो होता है सैनिक न्याय अधिकार के दायरे में क्या आता है, सैनिक अधिकार के दायरे में होता है कि वह तीनों सेना का प्रधान होता है, समझ रहे हैं, उन तीनों उनका नियुक्ति करता है। इसके अलावा उससे युद्ध का आह्वान करने और समाप्ति करने का अधिकार होता है, समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? फिर आप मतलब तीनों सेना का प्रधान का नियुक्ति करता है, पहला पॉइंट, और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है नंबर 2, और तीसरा जो हुआ वह युद्ध का आह्वान और उसके समाप्ति का घोषणा करता है। तीसरा जो हो गया डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या होता है, वह जो होता है उसे कूटनीतिक अधिकार प्राप्त। भारत सरकार के जितने संधि समझौता होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम संपन्न होते हैं। वह भारत का दूसरे देशों में राजनयिक नियुक्त करता है और दूसरे देशों के राजनयिकों का भारत में परिचय पत्र स्वीकार करता है। दिस इज द बेसिक पॉइंट। और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में 3 प्रकार का आपको क्या देखते हैं, अभी आपातकाल का प्रावधान। ये हो गया जिसको आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात, इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक आपात, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं इमरजेंसी। और तीसरा होता है वित्तीय आपात, इसका फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय आपात। ये जो है आपका अनुच्छेद 352 में है। ये हो गया 356 हो गया और 365 हो गया, लेकिन वैसे है 356 में ही लगता है, लेकिन आपको बोला तो 365 और 355 ये 2 क्राइटेरिया है। इन दोनों क्राइटेरिया में मतलब ये फुलफिल होने पर ही लगता है। 355 में क्या है, यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि उसको हेल्प करे, और हेल्प के बावजूद भी अगर नहीं चल पा रहा तो फिर उससे 356 लगा सकता है। और 365 में क्या है, अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य विफल रहती है तो भी माना जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, फिर 356 के तहत तुम्हारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात, हमारे ये लगाए, ये जब देश का वित्तीय स्थायित्व, साख इत्यादि को भय उत्पन्न हो जाए तो पूरे भारत देश में या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात लगाया सकता है। अब तक नहीं लगा, एक दफा भी नहीं लगा है, अब तक नहीं। ये तो 100 से भी अधिक बार लग चुका होगा, 100 से भी अधिक दफा लग चुका है, और ये अभी तक 3 दफा लगा है। हमारे इसमें राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है पूरे भारत में या भारत के। इससे पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया और इसके 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसमें और भी कर दिया गया है कि ये जो राष्ट्रपति अपने मन से राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकता है, वह कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पे लगा सकता है। तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का वैसे कहीं उल्लेख नहीं है, यहीं पर कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। कब, जब वह आक्रमण हुआ हो, युद्ध हुआ हो या फिर क्या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। क्लियर है। इस दौरान राष्ट्रपति को समस्त कार्यकारी अधिकार, विधायी अधिकार मिल जाता है, और एक पूरा अधिकार राष्ट्रपति में निहित रहता है। राज्य के विधि मामले का अधिकार संसद को मिल जाता है, समझ रहे हैं। और आप देखते हो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए मतलब बढ़ जाता है, प्रत्येक टर्म में एक वर्ष के लिए बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, मौलिक अधिकार भी सस्पेंडेड हो जाते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 किसी परिस्थिति में सस्पेंडेड नहीं होते। अनुच्छेद 19 जो होते हैं वो युद्ध और वाह्य आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में देख लेना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति जो होता है, ये जो होते हैं इस दौरान मतलब व्यापक, मतलब कहता है सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। वैसे तो अनुच्छेद 356 जो है वह विषम परिस्थिति में ही लगाया जाता है, और इसका मतलब जो व्यवस्था कर दिया गया है संभवतः काफी पेचीदा है, और यही कारण है कि अब तक 3 दफा के लग चुका है।
संवैधानिक आपात जो मैं भी तुरंत बताया आपको, जब राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चले तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति शासन लगा दे। समझ रहे? उसमें राज्य के समस्त विधायी कार्यकारी अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाएगा। विधायी अधिकार संसद द्वारा प्रयोग किया जाएगा और कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति कि किसी को अपॉइंट कर सकता है, राज्यपाल के माध्यम से वहाँ काम करता है। समझ रहे हैं? और वर्चुअली क्या होता है, मतलब ये जो होता है लोकसभा विधानसभा विघटित हो जाती है और ये जो होता है मतलब उसे अधिकतम 1 साल तक निलंबित रहने के बाद आगे तभी बढ़ाया जाएगा जब चुनाव आयोग प्रमाणित कर देता है कि चुनाव कराया जाना अभी संभव नहीं है। अगर अदरवाइज 3 साल से अधिकतम नहीं हो सकता है। पंजाब इसका उदाहरण अपवाद है, जहां 5 साल तक लगातार राष्ट्रपति शासन रहा है। समझ? और ये जो वित्तीय आपात जो मैंने बताया, देश का साख और वित्तीय मतलब स्थायित्व अगर खतरे में पड़ जाए तो पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में इस समय राज्य के वित्तीय मामले में केंद्र को अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, विभिन्न संवैधानिक पदों पर वेतन का कटौती का अधिकार मिल जाता है। ये सब बहुत व्यापक अधिकार, लेकिन अभी चूंकि एक दफा लगा नहीं है इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा खुलासा नहीं है। तो दिस इज बेसिक थिंग जो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो राष्ट्रपति को अभी आपने देखा होगा कि 42वां संविधान मतलब व्यापक अधिकार मिला हुआ है। समझ रहे? लेकिन 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन के पहले जब कुछ स्पष्ट नहीं था तो माना जाता था कि भारत का राष्ट्रपति थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक आग्रही था, अधिक पावरफुल था, मगर चूंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं था, जैसा कि के.एम. मुंशी हुआ, जो राजेंद्र प्रसाद हुआ, स्वयं अम्बेडकर के स्टेटमेंट से लगता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में ये व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस से ही काम करेगा। समझ के नहीं समझ रहे थे? तो उस परिस्थिति में क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद वर्चुअली जो है समझ रहे थोड़ा दायरे में आ गया, परिसीमित, उसका अधिकार परिसीमित कर दिया गया। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में थोड़ा उसको हल्का सा माइल्ड करने की कोशिश किया गया और कहा कि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक दफा पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इस तरह से ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद जो बनाया गया है वह कई उन चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे भारत गणराज्य है नंबर 1, और दूसरा जो है वह संघ का कार्यपालिका का प्रधान है, वह संसद का अंग है, सेना का प्रधान है। समझ रहे हैं? आपातकालीन अधिकार से संपन्न, उस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद जो है मतलब कह सकते संवैधानिक, महासंवैधानिक पद से कुछ ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। और ये वर्चुअली देखा गया है टाइम टू टाइम कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मैटर करते रहा। उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसा, जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, चाहे फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, या फिर आप कह सकते के नारायणन हुए, नीलम संजीव रेड्डी हुए, प्रणब मुखर्जी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, सबके काल में राष्ट्रपति का पद बहुत ही एक्सप्रेसिव देखने को मिला, बहुत असर्टिव देखने को मिला। तो ये थोड़ा तक पद पर बैठा व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, ये पद को किस हद तक ले जा सकते हैं। हालांकि यह पद संवैधानिक पद है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसमें मतलब कह सकते हो अधिकार का प्रयोग का, लेकिन फिर भी इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत हद तक प्रभावित करता है इस पद के प्रभाव को। अगर मैं 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ तो इससे थोड़ा और भी हमें लग जाए, मतलब समझने में समझाने में थोड़ा आसान होगा। जैसे देखते हैं शुरू में हमें लगता है 2 क्वेश्चन था, देखता है यहाँ पर कुछ है। जैसे देखिए ये तो बीपीएससी क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ये बीपीएससी क्वेश्चन एक बार आया था, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा ही क्वेश्चन था वैसे तो। The president of India is plebiscites executive with vast power, but
विथ बट नो पोटेंशियलिटी। मतलब कह सकते हो कि राष्ट्रपति को मतलब चूंकि जनता द्वारा चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, समझ रहे हैं, जनमत से चुना जाता है, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट ही है, लेकिन है तो जनता द्वारा ही चुना गया कार्यपालक है। और उसको अधिकार तो बहुत सारे मिल गए, अधिकार बहुत ज्यादा है, शक्ति बहुत है, लेकिन अंता शक्ति नहीं है। अंता शक्ति का मतलब पोटेंशियलिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि वह अपने मन से अधिकार का प्रयोग इन जनरल नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। वह वर्चुअली क्या है, आप देखते हैं कि विषम परिस्थिति में ही अधिकार का प्रयोग करता है। जैसे किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो फिर वह किसे मुख्य प्रधानमंत्री बनाए, वहां पर वह इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा जो हुआ आपका, प्रधानमंत्री बहुमत खो चुके हैं तो इस परिस्थिति में समझ रहे हैं उन्हें इस्तीफा दे, मतलब लोकसभा का विघटन करने वाला वह अपने हिसाब से काम करता है। फिर तीसरा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध या मंत्री के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार इत्यादि का मामला लगता है तो उनके अभियोजन की अनुमति देने संबंधी वहां पर वह विवेक प्रयोग करता है। फिर अनुच्छेद 78 के तहत उसे राष्ट्र प्रधानमंत्री से रिपोर्ट लेने का अधिकार है। मतलब वह प्रधानमंत्री वह मतलब क्या कर सकता है, जानकारी की मांग कर सकता है, वैसे मामलों की भी मांग कर सकता है जिस पर मंत्री ने निर्णय ले चुका है लेकिन मंत्री परिषद द्वारा निर्णय नहीं लिया चुका है। तो ये सब उसको कुछ व्यापक अधिकार मिला। लेकिन इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति वर्चुअली जो है संवैधानिक प्रधान है, समझ रहे, और उसके पास शक्ति तो है लेकिन अंतः शक्ति थोड़ा कम है, या अंतः शक्ति नहीं है, ये आप बतला सकते हैं, कुछ मायने में सही है। अब जैसे 2007 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, वेरियस कारणों से 47वां बीपीएससी कह रहा, बीपीएससी में तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं रह गया समागत, क्योंकि आज के तारीख में बीपीएससी से ऑप्शनल जा चुका है। जब ऑप्शनल है ही नहीं तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने का या डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। 2015 में क्वेश्चन आया था, इधर लगता है राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। 15 तक क्वेश्चन जो मेरे को नजर आ रहा है वह ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से आया था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर of executive needs to be suitably restrained, examine it officially। उस तरह आपने देखा होगा शायद भूमि संबंधी अब ऐसा मामला था संसद में, उसको सरकार जो थी संसद से पारित नहीं हो पा रहा था तो बार बार उसको ऑर्डिनेंस लेके उसको बढ़ा रही थी। तो उसके पर ये लगता है 2015 का क्वेश्चन बनाया था। वर्चुअली क्या है, मतलब कह सकते हो कि राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वह स्पेशल पावर है, वह खास परिस्थिति के लिए दिया गया कि संसद सत्र में ना हो और वर्चुअली कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का, तो उस परिस्थिति में अध्यादेश कानून बनाना चाहिए, लेकिन इसको बैकडोर व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि संसद में व्यवस्था को धत्ता बताते हुए सरकार अध्यादेश द्वारा कानून बना ले। इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है जो आया था, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेयर कन्वीनियंट वर्किंग hypothesis, do you agree with this view, justify reasons with illustration। ये क्वेश्चन 2012 का आया था। मतलब क्या है, सहज मतलब कार्य संकल्पना से बनाया गया, मतलब जो व्यवस्था बनाया गया है एकदम तय शुदा व्यवस्था है, राष्ट्रपति क्या क्या काम करेगा उसका एकदम, क्योंकि वो संवैधानिक पद है, उस पद के साथ सम्मान ज्यादा जुड़ा हुआ है, अधिकार कम जुड़ा हुआ है और मर्यादाएं काफी है। और मतलब उन्हें मतलब राष्ट्रपति अम्बेडकर ने भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू के हमने अपने राष्ट्रपति को बहुत अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान दिया, अधिकार नहीं दिया। अधिकार तो वर्चुअली किसमें है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, प्रधानमंत्री में। इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, तो आप और भी देखना इस टॉपिक पर, कोई क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति का तो लेते आना, कल इस टॉपिक को फिर और देखेंगे। अपने तक हम लोग
प्रधानमंत्री टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच संबंध पर क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन डिबेटेबल हो जाता है, क्योंकि 42वां 44वां संविधान संशोधन जो है और उसमें बहुत सारा जो बीच में केस स्टडी जो है कि मतलब वोट करने वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच संबंध को डिफाइन करने में, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पर आज क्लास को कंक्लूड करेंगे और अगले क्लास में फिर मिलते हैं, समझ रहे हैं, किसी दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय।